हेलो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि संख्याओं का विभाजन। जो संख्याएं थी, ये संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? तो ये संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है वास्तविक संख्या, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, और एक होती है काल्पनिक संख्या। एक होती है वास्तविक संख्या, दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। इन संख्याओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, काल्पनिक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो देखने में तो संख्या है लेकिन जिनका कोई हल नहीं होता। अर्थात जैसे रूट के अंदर माइनस लगा हो, -√5, या आपका लिखा गया हो -√2। इसके अंदर चाहे जो भी संख्याएं लिख दी गई हैं, केवल ये देखने में संख्या है, इनका कोई हल नहीं है। ये संख्याएं काल्पनिक संख्या में आएंगी। अगर हम लोग वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ें तो ये वास्तविक संख्याएं जिनका एक वास्तव में मान होता है, जैसे इसमें आ जाएगी हमारी प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर जिसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है ये देखेंगे आज हम लोग इनके संख्याओं के बारे में। तो प्राकृतिक संख्या जो होती है, गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या में आ जाएंगी। जैसे जिनका प्रयोग हम लोग किसी पिंड, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, मतलब कहीं भी किसी को गिनने के लिए प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम लोग प्राकृतिक संख्या कहेंगे। जैसे कह सकते हैं इसमें गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं। जिनका प्रयोग गिनने में किया जाता है वो क्या होंगी? प्राकृतिक संख्या होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट। अर्थात ये संख्याएं क्या होंगी? प्राकृतिक संख्या होंगी। तो प्राकृतिक संख्याएं लिखी गई थी ऐसे करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे करके ये संख्याएं लिखी गई थी। इसमें बहुत मतभेद है, मैथ में बहुत ही मतभेद है, गणित में आपके मतभेद है। देखिए, ऐसे करके आपकी प्राकृतिक संख्याएं लिखी गई थी। कुछ दिन बाद ऐसे मामला पूरा चल रहा था प्राकृतिक संख्या का। आर्यभट्ट जी आए तो आर्यभट्ट जी पूछने लगे लोगों से, जो महान गणितज्ञ थे उनसे पूछने लगे कि इसकी जो वैल्यू लिखी गई है, ये जो हम लोग 10 लिखते हैं, उसमें अगर इनको अलग अलग लिख दिया जाए तो क्या होगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न था मैथ में। अगर इस 10 को अलग अलग लिख दिया जाए, अर्थात 1 को अलग लिख दिया जाए, 0 को अलग लिख दिया जाए, तो इनका नाम क्या होगा? इसका तो नाम पहले से पता था 1, लेकिन ये अलग, इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, कोई वास्तविक वैल्यू नहीं थी। ना हमारे सारणी में इसको रखा जाता था, हमारे गिनती के क्रम में 0 को रखा ही नहीं जाता था। इसी संख्या के पीछे ही हम लोग करते थे। फिर उसके बाद जब जवाब नहीं आया तो आर्यभट्ट जी खोजने निकले इसको, और इसकी खोज आर्यभट्ट जी ने कर दिया। इसकी शून्य की खोज किसने की? तो आर्यभट्ट जी। अर्थात शून्य ऐसा नहीं है कि कहीं से आर्यभट्ट जी लेकर के आए और साड़ी में रख दिए शून्य है। शून्य पहले से उपलब्ध था, लेकिन उन्होंने इसकी वैल्यू अलग बताई और इसके मान के बारे में बताए तथा हमारी गिनती में इसका क्रम और स्थान बताए। कौन? आर्यभट्ट जी। इसलिए इसके नाम क्या गए? अर्थात आर्यभट्ट जी इसकी खोज किए थे शून्य की। लोग इन्हीं से क्वेश्चन करने लगे कि ठीक है सर, आप बता रहे हैं, मान ले रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके लिखा जाता है। लोग इनसे पूछने लगे कि आप बताइए सर, इसका स्थान कहाँ होता है? तो आर्यभट्ट जी ने सबसे सरल जवाब दे दिया
इनके आगे से इनको मिटा दिया, हटा दिया, उसके बाद बता दिया लो देख लो इसका स्थान कहाँ है, 1 0 1 2 3। ये क्लियर हो गया कि जो शून्य है उसका स्थान जो होता है वो 1 से पहले होता है। कहाँ होता है, 1 से पहले होता है। तब अब तक मैं पूरे गणितज्ञ में जितने गणितज्ञ थे सब पार्टी बना रहे हैं, सब एकदम पार्टी कर रहे हैं। क्यों पार्टी कर रहे हैं, क्योंकि पूरे गणित में तहलका है, पूरे मैथ में आपके पूरा तहलका है कि एक नई चीज खोज लिए हैं आज हम लोग। अच्छा, इसका जब ये लोग कहाँ ला के रख दिए, हमारी गिनती के क्रम में रख दिए। कहाँ रख दिए, 1 के पहले क्या रख दिए, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। यहाँ रखने के बाद अब लोग ये सोचने लगे, महान गणितज्ञ ये सोचने लगे, अब तक जो संख्याएं थी उन संख्याओं को हमें प्रकृति ने दिया था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिए थे, प्राकृतिक संख्या। लेकिन वो अधूरी थी। आज हमारी जो संख्या है वो क्या हो गई, पूर्ण हो गई। इसका नाम पड़ गया क्या, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या को हम लोग क्या कह सकते हैं, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती हैं। अर्थात पूर्ण संख्या का डेफिनेशन विभाजन आ गया। इसके बाद फिर अभी समस्या है, इसमें बहुत समस्या है, इसमें बहुत मतभेद है। पूर्ण संख्या तो आपकी आ गई, अर्थात पूर्ण संख्या के डेफिनेशन में हम लोग क्या बोल सकते हैं, परिभाषा क्या बता सकते हैं। पूर्ण संख्या शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती हैं। तो ये पूर्ण संख्या फाइनल हो गया। लेकिन अभी तक जो हम लोग इनका अंतर निकालते हैं, अंतर निकालने से पहले ये क्लियर करना पड़ता था कि बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटाएंगे तो वैल्यू आएगी। अगर गलती से अब कोई बच्चा शरारती था, उसमें भी गणितज्ञ में भी बच्चे शरारती थे, क्वेश्चन करने लगे कि सर आप बताइए कि अगर हम 5 में से 6 को घटा दें तो क्या वैल्यू नहीं आएगी, तो आएगी। लोगों ने बताया आएगी, कितना आएगी, -1। चलिए ठीक है, -1 आएगी। अब फिर क्वेश्चन ये है कि सर आप जो पूर्ण संख्या बता दिए हैं इसमें तो -1 -2 -3 इनका स्थान ही नहीं बताया। इनका जो वास्तविक मान होता है क्या ये शून्य से बड़ा होता है या छोटा होता है, या किसी धनात्मक संख्या से बड़ा होता है या माइनस होता है या छोटा होता है। तब फिर इनका विभाजन हुआ, इनको सारणी में ला के रखा गया, शून्य को बीच में रख दिए लोग, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट। अर्थात ये लोग स्थान बताए कि जो संख्या शून्य से जितना बाएं रहेगी, जितना इस साइड में लेफ्ट रखी जाएगी, उसका वास्तविक मान उतना ही छोटा होगा, और जो संख्या जितने दाएं रखी जाएगी, जितने राइट रखी जाएगी, उसका वास्तविक मान उतना ही बड़ा होगा। अर्थात -1 और 1 में कौन बड़ा होगा, तो ये 1 दाएं है, इसलिए इसका मान क्या होगा, बड़ा होगा। 0 -1 में कौन बड़ा है, 0 बड़ा है। 0 -2 में कौन बड़ा है, 0 बड़ा है। अब ये मैथ विभाग में, पूरे गणित विभाग में फिर एक आ गई। अब सब लोग नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, पार्टियां हो रही हैं आराम से। अर्थात एक नई चीज आ गई, इसमें ऋणात्मक संख्याएं जोड़ दी गई। जब ऋणात्मक संख्याएं जोड़ दी गई तो ऋणात्मक की सभी संख्याएं, शून्य सहित धनात्मक की सभी संख्याएं, इनका नाम पड़ गया क्या, अब तक अंक जो था वो अधूरा था। ये लोग नाम ढूंढ रहे हैं, नाम रख रहे हैं, इसका नाम ये लोग रख दिए क्या, पूर्णांक हो गया। अर्थात पूर्णांक का मतलब अब तक अंक जो था वो पूर्ण नहीं था, आज अंक जो है मेरा वो पूर्ण हो गया, इसका नाम पड़ गया क्या, पूर्णांक।
अर्थात प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनका प्रयोग हम लोग गिनने के लिए करते हैं, वो प्राकृतिक संख्या होगी। और पूर्ण संख्या में हम लोग कह सकते हैं शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। और पूर्णांक में कह सकते हैं ऋणात्मक की सभी संख्याएं, शून्य सहित धनात्मक की सभी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। अब यहाँ थोड़ी सी बात यह है कि जो प्राकृतिक संख्या होती है इसका प्रयोग गिनने में किया जाता है। हम आपसे कहते हैं ये आप गिन के बताइए ये कितनी रेखाएं खींची गई हैं, तो आप गिनोगे 1 2 3। कभी ऐसे तो आप नहीं गिनते कि ये 0 1 2 ऐसे गिन के बता दो और बता दो 2 रेखाएं, ऐसे तो कभी नहीं गिनते। कैसे गिनोगे 1 2 3। तो इसीलिए शून्य का प्रयोग प्राकृतिक संख्या में नहीं होता है, क्योंकि शून्य जो है किसी को गिनने में प्रयोग नहीं होती है। अब यहां से प्रश्न आता है कि क्या जो प्राकृतिक संख्या होती है और जो पूर्ण संख्या होती है इसमें हम लोग कह सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, क्योंकि यहां से लेकर के ये सभी क्या है प्राकृतिक संख्या ही लिखी गई है। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में शून्य उपलब्ध है, जबकि शून्य प्राकृतिक संख्या में नहीं होता। अब यहां से फिर बात आती है, यहां से हम लोग कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं, लेकिन सभी पूर्णांक प्राकृतिक नहीं होते। क्यों? क्योंकि शून्य और ऋणात्मक संख्याओं की वजह से। हम लोग कह सकते हैं कि सभी जो पूर्ण संख्या होगी, यहां से देखो ये संख्याएं क्या लिखी गई हैं, पूर्ण संख्या लिखी गई है, तो सभी पूर्ण संख्याएं वो पूर्णांक होती हैं, लेकिन सभी पूर्णांक प्राकृतिक नहीं होते, न सभी पूर्णांक न पूर्ण नहीं होते, अर्थात सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते। किसकी वजह से? ऋणात्मक संख्याओं की वजह से। ठीक है, ये आपके 3 डिफिनेशन अर्थात कौन कौन सी संख्या फाइनल हो गई आपकी, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं जो प्राकृतिक संख्याएं बनाई गई हैं, जो बनी हैं, इसमें देखिए 2 प्रकार की संख्याएं आ रही हैं। 1 2 से विभाजित हो जा रही है, 1 2 से विभाजित नहीं हो जा रही है। तो इसमें से इनको हम लोग अलग करते हैं। अलग कैसे करेंगे? जो संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो रही हैं उन्हें हम लोग नाम दे देंगे क्या? सम संख्या। सम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं, वो कौन सी संख्याएं होती हैं? सम संख्या होती हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34। ठीक है, ऐसे करके ये कौन सी संख्याएं होंगी? सम संख्याएं। अर्थात सम संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? सम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? तो विषम संख्याएं जो होती हैं, अब इनके अलावा प्राकृतिक में कौन कौन होती हैं? सम और विषम होती हैं। प्राकृतिक संख्या विषम से स्टार्ट होती है, फिर सम आएगी, विषम सम विषम सम विषम सम, ऐसे करके प्राकृतिक बनी होती है। तो इसमें से सम संख्या को हम लोग अलग कर लेते हैं, तो इसके बाद कौन सी संख्या और बचेगी? इसमें विषम बचेगी। 1 3 5 7 9 11 13 डॉट डॉट डॉट। अर्थात अगर कोई हमसे पूछे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बता दीजिए, ज्ञात नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बता दीजिए, ज्ञात नहीं किया जा सकता। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बता दीजिए, 0। सबसे बड़ा पूर्णांक बता दीजिए, ज्ञात नहीं किया जा सकता। सबसे छोटा पूर्णांक बता दीजिए, ज्ञात नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी सम संख्या बता दीजिए, ज्ञात नहीं किया जा सकता। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता।
सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। तो आपका प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, इतनी संख्याएं आज फाइनल हो गई। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, इनके बाद हम लोग चलेंगे सम विषम, आपका पूरा फाइनल हो गया। अब हम लोग चलेंगे, इसमें आएंगे भाज्य संख्याओं पर। भाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? अब ध्यान से देखिए, भाज्य जो संख्या होगी, ऐसी संख्याएं जो केवल स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, ऐसी संख्याएं क्या होंगी? भाज्य संख्या होंगी। अर्थात इन्हें एक तरीके से और डिफाइन हम लोग कर सकते हैं, जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। एक बार पुनः, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से और विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, अगर हम 2 की बात करेंगे तो 2 केवल 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, इसलिए भाज्य संख्या नहीं होगा। 3 की बात करेंगे तो 3 केवल 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, इसलिए भाज्य में इनका भी नाम नहीं लेंगे। 4 एक ऐसी संख्या है जो 2 से कट रही है, 1 से कट रही है, स्वयं से कट रही है, अर्थात 3 गुणनखंड मिल गए, तो कौन सी भाज्य संख्या होगी? 4 होगी, 6 होगी, 5 तो होगा नहीं आपका, 8 हो जाएगी, 9 हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 12, 14, 15, ऐसे करके डाट। सबसे बड़ा जो प्रश्न है, कई बार पेपर में पूछा गया है, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी क्या होगी? 4 होगी। बहुत बार ये प्रश्न कई तरीके से पूछा जा सकता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी तो कौन होगी? 4 होगी। सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या होगी, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या कौन सी होगी? तो 9 होगी, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य दूसरी विषम संख्या कौन सी होगी? 15 होगी, ठीक है। ये सब प्रश्न आप बारीक तरीके से याद रखेंगे, कई बार पूछा गया है ये प्रश्न। अब चलते हैं हम लोग विषम संख्याओं पर, अभाज्य संख्याओं पर चलते हैं। विषम संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं, अभाज्य संख्या। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनके जो संख्याएं केवल एक और स्वयं से विभाजित होती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात इन्हें कह सकते हैं जिनके ज्यादा से ज्यादा कितने गुणनखंड हो? 2 गुणनखंड, वो संख्याएं क्या होंगी? भाज्य संख्या। एक बार और देखेंगे, भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो केवल एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। अब देखिए आराम से, अभाज्य संख्या जो होगी वो क्या होगी? 2 होगी, हाँ 2 होगी। 2 केवल 2 से कटेगी और 1 से कटेगी, 2 हो जाएगी। 3 होगी, 3 केवल 1 से कटेगी और 3 से कटेगी। 4 तो इसमें आ गया है, अब वो अभाज्य में तो आएगा नहीं। अब कौन आएगा? 5, फिर इसके बाद 6 तो इसमें आ गया, अब कौन आएगा? 7 आएगा। 7 के बाद अब देखिए 9 तो इसमें आ गया, 10 तो इसमें आ गया, अब 11 आएगा। डाट डाट डाट। अर्थात ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। सबसे ज्यादा बार प्रश्न में ये पूछा जाता है, ऐसी कौन सी संख्या है जो समभाज्य है? तो 2 एक ऐसी संख्या है जो क्या है? समभाज्य है। समभाज्य संख्या है तो 2, कई बार प्रश्न में पूछा गया है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो ऑप्शन में रहेगा आपके 0, 1, 2, 3, तब भी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 होगी। सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या क्या होगी?
2 होगी, या सबसे बड़ी या कुछ भी कह ले, एक ही संख्या ऐसी है जो सम के साथ साथ क्या होती है, अभाज्य होती है। या सम अभाज्य संख्या कौन सी है, सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2। यहाँ कई प्रकार से आपका प्रश्न बन सकता है। सम अभाज्य पूछेगा तो 2, सबसे छोटी अभाज्य पूछेगा तो 2 एक ऐसी संख्या है जो सम के साथ साथ क्या है, अभाज्य है। पूरा आपका ये फाइनल हो गया अभाज्य संख्या। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रमेय और अपरमेय के बारे में। ठीक है, प्रमेय संख्या और अपरमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। इसको मिटा दे रहे हैं स्टूडेंट्स, जिसको नोट करना है नोट कर लिया होगा, और नहीं करना है तो कोई बात नहीं, केवल वीडियो को आप 2-3 बार देखते रहिए। एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 बार फिर देखिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग कौन सी संख्याओं के बारे में, प्रमेय संख्या। अब देखिए प्रमेय संख्याएं कौन सी संख्या होगी, प्रमेय संख्या। प्रमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिन्हें हम लोग p/q के रूप में व्यक्त कर सकें, अर्थात ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकें और p/q के रूप में लिखी जा सके, प्रमेय हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल गलत हो जाएगा। p/q के रूप में लिखी भी जा सके, p और q एक क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक होने के साथ साथ q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब वो संख्याएं कौन सी होंगी, प्रमेय संख्या होंगी। एक बार पुनः समझिए, ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सके, जिनका p और q क्या हो, एक पूर्णांक हो और q पूर्णांक होने के साथ साथ, ऐसा क्यों कह दिया जाता है, ये शर्त रख दिया जाता है q हमारा 0 के बराबर ना हो, क्योंकि अगर q हमारा 0 हो जाएगा तो वो भी पूर्णांक है। अगर वो पूर्णांक है तो ये संख्याएं इनफाइनाइट हो जाएंगी और ये वैल्यू कौन सी देंगी, इनफाइनाइट देंगी। तो इसलिए हम लोग ये पूरा देख रहे हैं, जो पूर्णांक संख्या होती है वो शून्य भी होती है, अगर हर हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसमें कोई जरूरी नहीं आप यही कहिए, ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में व्यक्त की जा सके उन्हें क्या कहेंगे, प्रमेय संख्या। आप ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसी संख्याएं जो अंश और हर के रूप में लिखी जा सके, अंश और हर एक पूर्णांक हो, हर इज नॉट इज इक्वल टू 0 हो, ठीक है, प्रमेय संख्या हो। कोई जरूरी नहीं आप कहिए प्रमेय संख्या ऐसी संख्या जो p/q के रूप में व्यक्त की जाए और p और q एक पूर्णांक हो, q इज नॉट इज इक्वल टू 0, प्रमेय संख्या होगी। कोई जरूरी नहीं, आप कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जो अंश और हर के रूप में लिख सके, अंश और हर इनका एक पूर्णांक हो और हर 0 के बराबर ना हो, प्रमेय संख्या होगी। सबसे ज्यादा बार प्रश्न क्या पूछा जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, शून्य क्या है, शून्य प्रमेय संख्या है या नहीं, शून्य एक प्रमेय संख्या है या नहीं। कई बार पेपर में पूछा गया शून्य एक प्रमेय संख्या है कि नहीं है, तो ये शून्य हो जाएगा, नीचे लिख सकते हैं 1, ठीक है। देखो शून्य को कोई भी संख्या नीचे लिख सकते हैं हम लोग। अब देखो हमारे डिफिनीशन के अनुसार अंश और हर के रूप में लिखी गई है शून्य। अब ये क्या है, एक पूर्णांक है, तो हाँ एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है और हमारा जो हर है ये 0 के बराबर भी नहीं है, 0 के बराबर भी नहीं है। तो हाँ शून्य एक प्रमेय संख्या है, ये कई बार पेपर में पूछा गया, शून्य एक प्रमेय संख्या है या नहीं। तो शून्य एक प्रमेय संख्या, किसी भी संख्या के बारे में बता सकते हैं। एक प्रमेय संख्या हाँ है, क्योंकि एक को लिख सकते हैं 1/1, ठीक है, 2/1 लिख सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं, 5 को क्या लिख सकते हैं 5/1 प्रमेय संख्या। अब देखिए प्रमेय संख्या आपकी फाइनल हो जाती है। अपरमेय के बारे में आप थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, ठीक है, क्योंकि आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, ठीक है। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आपका बहुत जल्द ही सिलेक्शन होगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स।